अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टू द ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। दोनों का माने अलग अलग है। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट पर उपस्थित आवेश, किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट पर उपस्थित आवेश को ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और संयोजकता जो है किसी भी एलिमेंट की वह क्षमता जो अन्य एलिमेंट के साथ बंध सकता है, बॉन्ड बना सकता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी एलिमेंट टू टाइप्स का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स में मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में, जैसा कि भी हमने कुछ देर पहले देखा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है, इसलिए इन पे 3 चार्ज आ जाता है। अतः इनका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -3 होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। कुछ केसेस में, इन वेरी फ्यू केसेस, +6 भी ऑक्सीडेशन नंबर देखा गया है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर की बात है। तो किसी भी एलिमेंट में हम कैसे पता करेंगे इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इस बात से पता चलेगा कि किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ग्रहण करने की क्षमता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी वही उसका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या के लिए देखना होगा कि किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या शो कर सकता है, क्योंकि वह उतने इलेक्ट्रॉन किसी को पार्शियली या कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, इसलिए उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगी। और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वह उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो नाइट्रोजन परिवार में बाह्यतम कोश में हमने ऑब्जर्व किया कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या इसकी -3 होगी। और यह किसी को अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पार्शियली या कंप्लीटली, अतः इसकी प्लस ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम +5 होगी। इन सभी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। -3 to +5 तक के ऑक्सीडेशन नंबर्स। -3 का एग्जाम्पल हमारे पास NH3 है, देन -2 होगा, देन -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? एक कंपाउंड है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। -1 कहाँ होगा? तो एक एग्जाम्पल है NH2OH, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन। 0 कब होगा? किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। N2 नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है नाइट्रोजन की। इसके बाद N2O, इसमें इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। NO, जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, NO, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। फर्दर N2O3, इसका अगर आप फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें नाइट्रोजन का आएगा +3। NO2, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और N2O5, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगी। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हो गया, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। सेकेंड बात हो गई अबाउट टू द ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जो कि हम
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिहाफ पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। तो नेक्स्ट एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है बच्चों, सभी को पता होगा। किसी भी एटम में उसके सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं एंड आउटर मोस्ट सेल, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या है? आयोनिक रेडियस की बात हम तब करते हैं जब कोई भी किसी आयनिक फॉर्म में आ जाए। तो जब दो आयन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लाइक एज NaCl का अगर एग्जाम्पल हम लेके बैठें तो Na प्लस है, Cl पर माइनस चार्ज है। यहाँ पर ये कैटायन है, कैटायन का साइज ऑलवेज छोटा होगा और एनायन का साइज ऑलवेज लार्ज होगा। एनायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच एक कोई ऐसा पोजीशन है जहाँ से दोनों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फील करते हैं। कैटायन और एनायन के बीच एक कोई ऐसा पोजीशन है जहाँ से दोनों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फील करते हैं। तो दो अपोजिट आयंस के बीच का वह पोजीशन जहाँ से दोनों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फील करें, तथा किसी भी आयन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक रेडियस। दो अपोजिट आयंस में या दो अपोजिट आयंस के बीच की वह पोजीशन जहाँ से दोनों फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फील करते हैं तथा किसी आयन के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को आयोनिक रेडियस कहते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट टू द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक और आयोनिक रेडियस। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस में क्या इफेक्ट आता है। रेडियस के अफेक्टिंग फैक्टर्स जान लें। बेसिकली 2 हैं, एक है नंबर ऑफ सेल्स और सेकंड है इनर्ट पेयर इफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 अफेक्टिंग फैक्टर्स वी govern about to the general trends of atomic radius और ionic radius। कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहले तो ये जानते हैं कि क्या वेरिएशन है। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, फास्फोरस से आर्सेनिक तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है और आर्सेनिक से बिस्मथ तक ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ग्रेजुअली मतलब बहुत स्लोली, बहुत कम, और जो उसका इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट है वो बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट होता है, ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट। इसका रीजन क्या है कि क्यों ये वेरिएशन जो है इरेगुलर है और नियमित परिवर्तन क्यों आ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, जबकि हम ये जानते हैं, ऑलमोस्ट हमने स्टडी की है पिछली क्लासेस में, चाहे वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो चाहे एस ब्लॉक पढ़ा हो, वहाँ पे सभी जगह हमको ये बताया गया, हमने स्टडी किया कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। सही बात है, बढ़ेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो वेरिएशन है वह एक रेगुलर मैनर में नहीं है, रेगुलर फैशन में नहीं है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है इसका? इसको हमें समझना है। इसका बेसिक रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमें समझना होगा व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्रिय प्रभाव, हिंदी में कहा जाएगा अक्रिय प्रभाव क्या है। तो हम जानते हैं क्या है। हम एक स्टडी करते हैं जेड स्टार इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जरा इसमें सभी टर्म्स को आप क्लियरली समझिएगा। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शॉर्ट में हम इसको ENC भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और ये जो है इट इज कॉल्ड
स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड, आवरणीय प्रभाव हिंदी में कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरणीय प्रभाव, ये 3 टर्म हैं। तीनों को जरा हम समझते हैं क्या है। ये सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई अ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो जो है किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहेंगे। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए जो परमाणु है हमेशा विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस्ड कर दें तो इसका डिफ्लेक्शन किसी भी साइड नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव फील्ड के साइड हो सकता है और ना ही नेगेटिव फील्ड के साइड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ये टर्म्स इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम इसी जेड स्टार की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे पहले जरा हम स्क्रीनिंग प्रभाव को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई एटम है, ये इसका सेंट्रल पार्ट है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सेंट्रल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इट इज आल्सो टर्म्ड एज पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। इसके बाद जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जीज के सेल होते हैं, इनके एनर्जीज अलग अलग होती हैं। ये जो सबसे लास्ट का सेल है इसे हम लोग अभी बोला था थोड़ी देर पहले, nth सेल बोलेंगे, या इसका दूसरा नेम है आउटर मोस्ट सेल है, या इसका तीसरा नेम जो है वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल है। इसके जस्ट पहले वाले सेल्स को वैसे तो कलेक्टिवली सभी सेल को हम इनर सेल बोलते हैं, कलेक्टिवली माने एक साथ पूरे सेल को आंतरिक कोश बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी सेल्स को अलग अलग नेम दें तो इसको हम लोग बोलेंगे n-1th सेल। दूसरा नेम इसका होगा अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। नेक्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं n-2nd सेल, और इसको बोलते हैं दूसरा नेम इसका पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल। जैसा कि हम सभी को पता है न्यूक्लियस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इन सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इस पे नेगेटिव चार्ज की होने की वजह से इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। न्यूक्लियस जिस फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस जितना फोर्स यहाँ से अप्लाई करेगा, क्या टोटल फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगेगा या नहीं लगेगा? सिंपल सा आंसर है, नहीं लगेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट हम एक रूम में हैं, यहाँ पर बल्ब है, अभी बल्ब है तो यहाँ पे रूम में लगभग सभी जगह उजाला बराबर है। लेकिन अगर इसको हम जो है डिवाइड कर दें विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन, एक कपड़े के पर्दे की सहायता से इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर दें, यहाँ कपड़े का पर्दा डाल दिया जाए, तो जिस हिस्से में बल्ब ऑन है वहाँ पे ब्राइटनेस चमक ज़्यादा होगी, और जहाँ पे बल्ब नहीं है मीन्स पर्दे के दूसरे तरफ वाला हिस्सा, वहाँ पे डार्कनेस बढ़ जाती है। तो ये जो पर्दा है ये उस लाइट को अपोज कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, आने से रोक रहा है। इसी को हम लोग आवरणीय प्रभाव बोलते हैं। इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप समझें कि किसी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये न्यूक्लियस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में, जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण पाया जाता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण पाया जाता है। तो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन दे कैरीज सेम चार्ज, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास समान आवेश है, इसलिए इनमें रिपल्सन जनरेट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसका रिपल्सिव फोर्स
इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करता है, रोकता है। मींस जितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वह अपने इक्वल अमाउंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूट्रल कर देगा। तो जब न्यूट्रल कर देगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स की कमी आ जाएगी। इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन की वह फिनोमिना जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस के द्वारा जनरेट किया गया उसको रिड्यूस कर दे रहा है, इसी फिनोमिना को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरणीय प्रभाव या स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। जैसा कि हमने पर्दे का उदाहरण लिया था उसी आधार पर ये है, ये बीच में पर्दे का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका विरोध करेगा ये पर्दा। पर्दा क्या है? इलेक्ट्रॉनों में आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जनरेट हो रहा है, वह एक रिपल्सिव फोर्स है। ये रिपल्सिव फोर्स इस अट्रैक्टिव फोर्स को अपोज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड या स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरणीय प्रभाव हिंदी में कहेंगे। अब ये जो है दैट इज बेस्ड ऑन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये बात जो है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंडेंसी है? अगर किसी भी ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो स्फेरिकल होगा तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो चारों तरफ से स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट सभी डायरेक्शन से लगेगा तो उसका जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एस इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल है, दैट इज मच पेंटरेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड है सबसे मैक्सिमम जो होता है एस का होता है, उससे वीक पी का होता है, स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड का जो इफेक्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग एस का, उससे वीक पी का, उससे वीक डी का, सबसे वीक एफ का होता है। तो डी और एफ ऑर्बिटल वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। एस और पी को हम स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये सभी को शायद क्लियर हुआ होगा कि जो डी और एफ का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड सबसे स्ट्रांग है क्योंकि इनकी जो ज्योमेट्री है दैट इज मच डिस्टोर्टेड, बहुत ज़्यादा विकृतिमय है। एस और पी की जो ज्योमेट्री है वो विकृतिमय बहुत कम है, इसलिए इसमें स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा इसका होगा और इसका स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड सबसे कम हो जाएगा। अब इनका रोल इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए कैसा है इसको जरा समझते हैं हम। तो स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हुआ। इसके बिहाफ पर हम ये समझ सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। देखिए, जब हम N से P में चले तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड या स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है वह S और P के द्वारा होता है क्योंकि सेकेंड सेल में D ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से P से AS या आगे जाते हैं तो वहाँ पे D एंड F ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो D और F ऑर्बिटल्स हैं इसमें स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड कम है और S और P में स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंजमेंट आ जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिक की आवेश सिग्मा जितना ज़्यादा होगा जेड स्टार उतना कम हो जाएगा, सिग्मा जितना मिनिमाइज करेगा जेड स्टार उतना मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सिग्मा डिपेंड कर रहा है, स्ट्रांग है एस और पी का और वीक है डी एंड एफ का। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन फास्फोरस में जा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीनिंग वर्क कौन कर रहा है? एस और पी कर रहा है, यानी सिग्मा यहाँ से यहाँ जाने पर वीक होगा। जब सिग्मा वीक होगा तो जेड स्टार क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और इसके जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो है डी और एफ स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, या डी और एफ की वजह से स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड आ रहा है, एस और पी की वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर
सिग्मा की वैल्यू मिनिमाइज करती है, और जब ये मिनिमाइज करेगी तो ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर से एक बार देखें, एस और पी का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, जो कि हम एन से पी में जाते समय देख रहे हैं। जब ये मैक्सिमम होगा तो जेड स्टार मिनिमम हो जाएगा, और उसके नीचे जब जाते हैं, जहाँ से थर्ड सेल स्टार्ट होता है, वहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो उसके नीचे जाने पर डी और एफ का बिकॉज स्क्रीनिंग फिनोमिना वीक है, इसलिए सिग्मा वीक होगा और जेड स्टार बढ़ जाएगा। तो ये बात मेरी क्लियर होगी कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में जाते समय जेड स्टार की वैल्यू कम है, और पी से बी आई तक जाते समय जेड स्टार जो है बढ़ जाता है। उसका इफेक्ट क्या आता है जरा हम समझेंगे। अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा NH2 और NP3। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें एक बात और ध्यान रखना है, S जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है और P जो है न्यूक्लियस से दूर होता है। मीन्स जेड स्टार S पे ज़्यादा लगता है और P पे कम लगता है नेचुरली, बिना किसी स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। विदाउट इंक्लूडिंग वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स विच अप्लाइड ऑन द S and P ऑर्बिटल्स। तो S ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगता है क्योंकि ये ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब है। P ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है क्योंकि यह न्यूक्लियस से दूर है। ये जनरली जब हम इस बात को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि सिग्मा क्या है क्या नहीं है, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सिग्मा को ले आऊँ, यहाँ स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड को ले आऊँ, जेड स्टार अगर स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो जेड स्टार घट जाएगा। अगर जेड स्टार घट जाएगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़, कंबाइनिंग कैप्चरिंग पावर, बॉन्डिंग कैपेसिटी वो कम हो गई, माने इसकी पकड़ इस पे कमज़ोर हो गई, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं पे जा सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। पहली बात। अगर जेड स्टार बढ़ गया, जेड स्टार बढ़ जाएगा तो इन पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो इसमें बॉन्डिंग कैपेसिटी घट जाएगी। तो हो क्या रहा है, जब हम N से P जा रहे हैं तो S और P स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड लगा रहा है। S और P का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड वीक है, S और P का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड स्ट्रांग है। जब इसका S और P का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग होगा, जेड स्टार वीक हो जाता है। जब जेड स्टार वीक हो जाएगा तो हमने स्टडी किया है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड स्टार वीक हुआ, रेडियस बढ़ जाएगा, तो भी हमने देखा कि यहाँ से आ जाते हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से यहाँ आए रेडियस हो जाता है डिक्रीज, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनिंग फिनोमिना कौन शो करता है, डी और एफ करते हैं। डी और एफ का स्क्रीनिंग मैग्नीट्यूड वीक है एस और पी से। जब ये वीक होगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही जेड स्टार स्ट्रांग होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस तुरंत कम हो जाएगी। जैसे ही डिस्टेंस कम होगी तो हम पढ़ रहे हैं कि रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अगर हम एक वर्ड में इसको समझें तो नाइट्रोजन से फास्फोरस जाने पर एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है, बट फास्फोरस से आर्सेनिक जाते हैं एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक वर्ड का आंसर है, यह अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण होता है। और ऊपर से नीचे जाने पर ये ग्रेजुअली, मतलब बहुत मिनिमम कोफिशिएंट में इंक्रीज होता है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उससे बहुत कम इंक्रीमेंट होता है। तो ये हो गया अबाउट टू द जनरल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा।